नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ढांचा क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है अपने धीरे धीरे एग्जाम पास में आ रही है और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चुंबकीय रिलक्टेंस का मात्रक क्या है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चुंबकीय जो रिलक्टेंस होता है ना, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, यस से प्रदर्शित करते हैं। जो क्या होता है दोस्तों, यह जो अपना फ्लक्स होता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसमें क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ जाएगा। इसकी जो मात्रक इकाई जो बोलते हैं एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। ठीक है, अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जो इसका व्युत्क्रम है, इसका जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, तो उसको बोलते हैं साथियों परमियंस बोलते हैं। ठीक है, तो परमियंस होता है ना, उसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी, देखिए जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगा। किसके हो जाएंगे दोस्तों, ये परमियंस, जिसको परिवेशीयता बोलते हैं, जो क्या करती है अपनी मैग्नेटिक सर्किट में जो अपना फ्लक्स होता है उसको बहने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ क्या होता है, मतलब कौन से होते हैं, तो वह क्या होता है दोस्तों, इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तथा इसे काय में आपके दोस्तों किलो वोल्ट प्रति एमएम में मापा जाता है, काय को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, यह उच्च होना चाहिए किसी भी इंसुलेटर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किस वायरिंग को करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। कोई वायरिंग है, सपोज डेट यहाँ पे दिया हुआ है CTS क्रेप ट्राइसेथेड क्लीट वायरिंग तथा भूमिगत कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, अंडरग्राउंड वायरिंग। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि कारीगर द्वारा मतलब कैसा कुशल कारीगर कौन सी वायरिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी के सभी सही हो जाएगी, क्योंकि सभी वायरिंग को करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है हमें, यहाँ पे जो वायरिंग दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है 3.3 किलो ओम के 2% सहिष्णुता मतलब कि टॉलरेंस वाले प्रतिरोधक का रंग निर्धारण क्या होगा। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसको मैं लिख देता हूँ, उससे आप इसको पूरी आसानी से इसका क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आ जाएगा बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है दोस्तों गोल्डन मतलब कि AU हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा AG मतलब कि सिल्वर मतलब कि चांदी। उसके बाद में आ जाएगा नो कलर। ठीक है, मतलब कि इस पे कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो साथ में आपको इसके साथ में जैसे कि AU मतलब होता है दोस्तों गोल्डन, इसका जो टॉलरेंस होता है ना, उसका टॉलरेंस कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा जो अपना AG सिल्वर, उसका टॉलरेंस होता है 10%। ठीक है, उसके बाद में नो कलर, उसका टॉलरेंस कितना होता है दोस्तों, ±20% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए साथियों इसमें कितनी 4 रो होती है। पहली रो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए इनमें कलर कौन से होते हैं, पहला था ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, ये अपने 9 कलर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, 3.3 किलो ओम व देखिए 3 नंबर पे कौन है भैया, यहाँ पे अपने ऑरेंज वाले भैया, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम नारंगी बोलते हैं। तो ठीक है, नारंगी लिख दीजिए, नारंगी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक पहले नंबर पे नारंगी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 0.3 लिखा है, मतलब कि फिर से 3 लिखा हुआ है, तो फिर से क्या आ जाएगा, नारंगी ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से नारंगी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि नारंगी नारंगी 2 बार आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में जो थर्ड रो होती है अपनी मल्टीपल की होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 3.3 लिखा है जो पॉइंट, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे के लिखा हुआ, के का मतलब होता है 10 पर 3 की घात होती है ना। अब यहाँ पे एक चूंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा साथियों, 10 में से जो अपना 3 की घात है ना, वो क्या हो जाएंगी, 10 पे 2 की घात हो जाएंगी, क्योंकि एक जो दशमलव का 0 कट जाएगा। आप इतने समझदार हो, आपको पता है। ठीक है, तो देखिए 10 पर 2 की घात कब आएगा, देखिए 0 1 2, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे कौन है दोस्तों, ये रेड है, मतलब कि लाल कलर है, तो मतलब कि लाल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में हुआ 2% टॉलरेंस दिया है, तो ±2% किसका होता है साथियों, जो रेड कलर होता है ना उसी का क्या होता है, ±2 क्या होता है, अपना टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर अपना आ जाएगा साथियों नारंगी नारंगी लाल लाल, इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, श्रेणी बी में किन पदार्थों में आग लगती है, मतलब कि वह कौन सी आग है जो श्रेणी बी के अंतर्गत आती है, तो वह होती है दोस्तों द्रव में लगी हुई आग को बोलते हैं श्रेणी बी की आग। अब साथियों इसमें देखिए फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अपने जो चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, 4 टाइप की आग होती है, क्लास ए होती है, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है, तो क्लास डी होती है, ठीक है। चलिए मैं इनके बारे में शॉर्ट में निपटा देता हूँ फटाफट क्या क्या होता है, तो ठीक है। देखिए पहला जो क्लास ए होती है ना साथियों, बाकी जो क्लास ए होती है ना, ये इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इस वर्ग की आग में सामान्य ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, जैसे कि कागज, लकड़ी, है ना, पेपर, घास आदि ये सब आते हैं, तो इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है या फिर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इसे का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लास बी में देखेंगे क्या आता है, तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन ही बी में पूछा है, तो इस ज्वलनशील तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ जो आते हैं ना उसमें लगी हुई आग जो होती है, तरल ज्वलनशील तरल पदार्थ में जो आग लगती है, जैसे कि हो गया पेट्रोल, डीजल, तेल, इन सब में जो आग लगती है ना क्लास बी में आती है, ठीक है, जो कि द्रव प्रकार की होती है, ठीक है। तथा इसे बुझाने के लिए हम साथियों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इसमें आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम फोम टाइप, क्या बोलते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्लास बी में आता है, ठीक है। आगे देखिए सी में क्या आ जाएगा दोस्तों, सी जो क्लास होती है अपनी सी क्लास, उसमें क्या आता है, जो गैस में लगी आग, LPG गैस तथा चूल्हों में लगी आग क्या बोलते हैं, क्लास सी के अंतर्गत आता है। इसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, शुष्क चूर्ण मतलब कि ड्राई पाउडर वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इन सब का बाप आ जाएगा, कौन है दोस्तों, चौथे नंबर का, जो बोलते हैं विद्युत परिपथ में आग लगी, मतलब विद्युत के जो तार होते हैं ना उनमें जो आग लगती है, विद्युत तार, जैसे कि हम सबको पता है हम इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं ना, तो विद्युत के तारों में लगी हुई आग जो होती है क्लास डी जो होता है ना, क्लास डी होता है, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इसमें कई बार पूछा गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलान टाइप। इसमें देखिए याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हेलान टाइप या फिर इसको बोलते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, यह आता है। तथा दोस्तों इसमें अगर ये नहीं दिया हो ऑप्शन तो आपको यह भी दे सकता है, वो CTC दे सकता है, ठीक है, या फिर आपको दे देगा CO2 या फिर आपको दे देगा रेत, इन सब का इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 जूल प्रति सेकेंड निम्न में से किसके बराबर है। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर है अपना 1 वाट के बराबर होता है। तो चलिए 1 वाट के बराबर कैसे कैसे होता है ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अपना आई होता है, आई मतलब कि विद्युत धारा, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पीयर होती है, लेकिन आई बराबर क्या होता है दोस्तों, Q अपान के टी भी होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय सेकंड में, ठीक है। तथा V बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। जो अपना वोल्टेज होता है ना वो जूल पर कूलाम होता है, किया गया कार्य Q आवेश, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हो, तो अब आपको यह भी पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि जो P होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है ना, ठीक है। तो VI होता है, तो V का मान अभी मैंने क्या लिखा था दोस्तों, जूल, देखिए इसका जो मान लिखा था मैंने अभी क्या लिखा था, आपके सामने में लिखा था जूल पर कूलाम लिखा था, ठीक है। और I का मान आप सबको पता है Q अपान के T होता है, ठीक है, इतना सबको पता ही रहता है। तो देखिए ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, जूल, T मतलब सेकंड, मतलब कि जूल पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। जूल पर सेकंड मतलब 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है जो अपना पावर होता है उसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है ना, ठीक है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 जूल पर सेकंड या फिर 1 जूल पर सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। इस टाइप से यह निकलता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 707 वोल्ट अधिकतम मान वाले एक अल्टरनेटर का प्रभावी मान क्या होगा। तो दोस्तों प्रभावी मान पूछा है तो आप सबको पता होगा, प्रभावी मान को हम क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू, जो क्या होती है 0.707 होती है, ठीक है, जिसे रूट मैन स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, देखिए 707 वोल्ट अधिकतम मान दे दिया, तो कुछ नहीं करना है आपको, RMS मान की वैल्यू से इसको क्या कर देना, गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा 707 इंटू के 0.707 हो जाएगा। जब इसका मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर आ जाएगा 499 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। तो उसका देखिए नियर बाय इन्होंने 500 इसका 500 वोल्ट इसका आंसर दिया तो जो कि राइट है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जैसे इसमें दिया हुआ NPN ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान
निशान कहाँ लगा होता है या फिर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अपने पास जो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है दोस्तों PNP और एक होता है NPN, ठीक है। तो NPN का भी सिंबल आपको पता होना चाहिए और PNP का भी जो अपना सिंबल सबका पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं PNP का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप से होगा, इसमें क्या होगा साहब, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके सिंबल बने हुए होंगे, ठीक है। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं साथियों कलेक्टर, इसको बोलते हैं इमीटर और इसको बोलते हैं बेस। अब इन्होंने हमें क्या बोलता है, अभी मैं आपको साथियों PNP का बता रहा हूँ, इसीलिए इसमें क्या होगा, जो मतलब तीर का निशान होगा ना, वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। किधर होगा साथियों, अंदर की ओर होगा। मतलब कि जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो धारा होती है वो इमीटर से बेस की ओर अंदर की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब आते हैं NPN के ऊपर में, ठीक है। तो NPN वाला देखिए NPN में जो सिंबल है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता, उसमें एक ही चीज़ चेंज होता है। ये देखिए इसमें क्या होगा साथियों, इसमें ये अपना कलेक्टर हो गया, ये अपना इमीटर हो गया, ये अपना बेस हो गया। इसमें जो धारा होगी ना वो क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, मतलब कि तीर का निशान कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इसमें जो NPN ट्रांजिस्टर में जो विद्युत धारा होती है बेस से इमीटर की ओर होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर उन्होंने क्वेश्चन तो यही पूछा है कि जो तीर का निशान होता है वो किधर होता है, तो जो तीर का निशान होता है वो किधर होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कॉमन इमीटर विधि में आउटपुट सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो यह किस में किया जाता है दोस्तों, अमीटर व कलेक्टर से किया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि दो फेज की सिस्टम में एक कॉइल दूसरी कॉइल से कितने डिग्री फेज एंगल पर होती है। तो साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। कब होता है, जब अपना दो फेज हो, जब थ्री फेज हो साथियों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह क्या हो जाएगा साथियों, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोलना चाह रहा है देखिए, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज होती है, मतलब ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को क्या कर सकता है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर ओनली काय पे एसी पर ही वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वेव बदल सकता है। तो दोस्तों यह सब गलत हो जाएगा, क्योंकि डीसी पे जब वर्क ही नहीं करता तो ये क्या आ जाएगा, उपरोक्त तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डीसी पर वर्क नहीं करता ना, ठीक है। ये आपको पता होगा। अब बात हुई साथियों, देखिए ट्रांसफार्मर की बात करी है इन्होंने, तो देखिए हमारे जो फेराडे भैया थे उन्होंने क्या बताया था, जो ट्रांसफार्मर होता है ना वह क्या करता है दोस्तों, सह प्रेरण, पता होना चाहिए, सह प्रेरण मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण। ये सब ऑप्शन में कई बार दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भैया इन्होंने ट्रांसफार्मर की बात करी है, देखिए इस टाइप से कुछ ट्रांसफार्मर बनता है, ठीक है ना। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई होती है, तथा जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, जो अपने मोहल्ले घरों आजू बाजू में लगे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं साथियों, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होते हैं। कैसे होते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होते हैं, जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से भैया पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है वो तो कॉपर की बनी होती है, सबको पता है, लेकिन जो अपनी कोर बनी होती है किसकी बनी हुई होती है, तो वो भी सबको पता ही होगा दोस्तों, काय की बनी हुई होती है, वो अपनी होती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा CRGO, तो वो होता है अपना कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। कई बार ये भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर दिया होगा सिलिकॉन स्टील की। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भैया हम सिलिकॉन स्टील की ट्रांसफार्मर की कोर क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्यों बनाते हैं, ताकि अपना जो हिस्टेरिसिस लॉस है ना उसको कम किया जा सके, ठीक है। जिससे क्या होगा, अपने लॉसेस कम हो गए तो अपनी एफिशिएंसी अधिक हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो अपनी एफिशिएंसी है ना वो परसेंटेज में अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि जो ट्रांसफार्मर की जो सिलिकॉन स्टील की जो मतलब कोर बनाते हैं है ना, तो वह क्यों बनाते हो तो बता दिया, लेकिन उसको पतली पतली लेमिनेशन के रूप में तथा वार्निश लगाते क्यों है, तथा पतली पतली क्यों काट के बनाया जाता है, मतलब पतली पतली पत्तियों के रूप में क्यों बनाया जाता है, ताकि जो अपना ईडी करंट लॉस है ना वह भी क्या हो सके, कम हो सके। तो आप सबको पता होगा कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो कोर की मोटाई को क्या कर दिया जाता है, थिकनेस को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कई बार यह भी पूछता है साथियों, चलिए इसमें बोला ही तो बता देता हूँ कि जो अपनी कोर होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0.35 से लेके 0.35 से लेके 0.5 mm में होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध पहली बात तो होता क्या है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ये रो से दर्शाते हैं, रो। तो चलिए पहली बात तो इसका फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या करना हम आपको बता देते हैं, आर लिखना। आर बराबर क्या होता है, रो
रो यल अपान के ए होता है ना, हमको क्या चाहिए साथियों, रो चाहिए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर उसके बाद में क्या जाएगा, आर ए अपान के यल हो जाएगा ना, ठीक है, आर ए अपान के यल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी इकाई क्या होगी दोस्तों, इससे हम निकाल के बताते हैं आपको, आप सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अपना आर होता है, आर मतलब क्या होता है, ओम होता है, इसकी इकाई आर मतलब प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। कटा क्षेत्र पर इसकी इकाई क्या होती है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपन यल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई इकाई में होती है, मीटर में होती है। तो ये मीटर से ये मीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचा, ओम मीटर ही तो बचा ना, तो इसकी इकाई क्या हो जाएंगी, तो इसकी इकाई हो जाएंगी साथियों ओम मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तथा इसका एक व्युत्क्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि रो बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1 इसको बोलते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तथा इसकी भी इकाई होती है, तो वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है मोह प्रति मीटर होती है, या फिर मोह प्रति सेंटीमीटर आपको दिया होगा, ठीक है, या फिर साइमन प्रति सेंटीमीटर दिया होगा साथियों, एग्जाम में देखिएगा वहां पे आपको ऑप्शन में दिया होगा ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, बोलना चाह रहा है कि जो पावर फैक्टर होता है ना बढ़ाने वाले कैपेसिटरों की जो रेटिंग होती है ना वो काय में होती है दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा एसी सर्किट में, वहां पे क्या होता है, यह kVAR में होती है, ठीक है, kVAR में होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 33 kV लाइन में कौन से इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये नहीं बताया हमें, देखिए 33 kV जो लाइन होती है ना उसमें पिन इंसुलेटर भी यूज किए जाते हैं और डिस्क इंसुलेटर भी किए जाते हैं। अगर आपको सपोज दैट ये पूछता है कि जो 33 kV की लाइन होती है उसमें 33 kV की जो डिस्क होती, मतलब डिस्क जो होती है ना कितनी होती है, तो उसमें होती है दोस्तों 3 होती है उसकी संख्या। अगर आपको 11 kV में पूछता तो उसमें क्या होती है, डिस्क की संख्या 1 होती है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने 33 kV पे इस पे डिस्क लगा दिया है, ठीक है। अब आगे देखिएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए एक शेकल दिया हुआ है, तो शेकल तो पता है आपको, LT लाइन मतलब 415 230 में 415 अपना जो अपनी जो LT लाइन होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कम फ्रीक्वेंसी की तरंग के लिए एक चौक इनपुट आवेश प्रस्तुत करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, कम करता है, ठीक है। तो क्या करता है, कम करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की जो रेटिंग होती है ना वो क्या होती है। अब साथियों आप सबको पता होना चाहिए जो अल्टरनेटर होता है ना उसकी रेटिंग काय में होती है, kVA में होती है। kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, तथा जो अपना एक्समर मतलब जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी भी रेटिंग काय में होती है, kVA में ही होती है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, देखिए समझ के इसमें कि प्राइम मूवर की रेटिंग काय में होती है, पूछा है भैया। देखिए प्राइम मूवर की मतलब कि यह एक अपना घूमने वाला पार्ट होता है, तो उसकी जो रेटिंग होती है साथियों काय में होती है, HP में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, रिपीट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक अल्टरनेटर की जो प्राइम मूवर की रेटिंग होगी काय में हो जाएंगे दोस्तों, HP मतलब कि हॉर्स पावर में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेरा चुंबकीय है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर आ जाएगा पीतल आ जाएगा, क्योंकि जो लोहा दिया हुआ ये तो अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो मैग्नेटिक पदार्थों का वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार से होता है। तो दोस्तों वह भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें पहला क्या आता है साथियों, यह आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड में आ जाएगा दोस्तों पेरा मतलब देखिए इसको मैं बताता हूँ, इसके 2-3 नाम होते हैं, और तीसरा आता है दोस्तों डायामैग्नेटिक मतलब कि डायामैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है। तो देखिए पहला मैंने आपको क्या बोला, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जिसको लोह चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। चलिए यह क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। विस्तार से मतलब इसकी डेफिनेशन तथा इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वह पदार्थ या फिर देखिए इसको क्या बोलते हैं साथियों, एक चुंबक के द्वारा बड़ी शक्ति से आकर्षित किए जाने वाले पदार्थ को लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरण आ जाएगा लोहा, कोबाल्ट, निकिल, स्टील तथा इनसे बनने वाली मिश्र धातु लोह चुंबकीय या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है। सेकंड देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सेकंड में आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार आपको पैरा नहीं दे दिया जाएगा, अनु चुंबकीय पदार्थ दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा सब लिखा हुआ रहता है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में, है ना।
तो लिखा होगा वहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ। तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रहना चाहिए। तो यह क्या होता है, एक सामान्य शक्ति वाले चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित हो जाने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जिसके उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, पीतल आ जाएगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना देखिए पीतल था ना, यहाँ पे कहाँ था दोस्तों, अभी दिखा था। ठीक है, ये पीतल। आगे देखिए इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वह क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर अचुंबकीय। वो था अपना सेकंड वाला अणु था, और ये क्या है, ओनली अचुंबकीय या फिर इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों देखिए इसमें इसकी जो डेफिनेशन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो केवल एक शक्तिशाली मैग्नेट के द्वारा थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब कि आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते। क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर अचुंबकीय पदार्थ कह लेते हैं। इसके जो अपने एग्जाम्पल होता है दोस्तों, क्या क्या आता है देखिए, इसमें आ जाएगा अपना हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, नमक। ठीक है, यह सब आता है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें बिस्मथ। ठीक है, क्या होता है साथियों, बिस्मथ क्या करता है, बिस्मथ भैया, बिस्मथ जो होता है ना, डायमैग्नेटिक पदार्थ का सबसे उच्च कोटि का पदार्थ होता है, मतलब कि सबसे शक्तिशाली पदार्थ क्या होता है, डायमैग्नेटिक पदार्थ में बिस्मथ होता है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों कई बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, एक 30 ओम के प्रतिरोध वाले चालक की लंबाई बढ़ाकर तिगुनी व कटाक क्षेत्रफल बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो जो प्रतिरोध होगा ना क्या होगा। तो साथियों आप कुछ नहीं करना है, आप सबको पता होगा कि इसमें R बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया वो चीज यहाँ पे रख देना। देखिए पहली बात तो बोला 30 ओम का प्रतिरोध दिया है। ठीक है, लंबाई को कितनी कर दिया, तिगुना कर दिया। ठीक है, मतलब कि 30 गुणित के 3 कर दो, जैसा जो बोल रहा है वैसा करो, ज्यादा कुछ मत दिमाग लगाओ। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कटाक क्षेत्रफल को बढ़ाकर कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, मतलब अपन में ए क्या कर दिया, इसको दुगुना कर दिया। ठीक है, 3 3 9 9, मतलब कि 30 दिया 90 हो जाएगा, बटे कितना जाएगा 2, मतलब 2 से इसको काट देना, कितना आंसर आ जाएगा इसका 45 आ जाएगा। तो इसका जो नया प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, फेराड हो जाएगा। सपोज दैट वो आपको एक्सेल मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी साथियों है, सॉरी एक्सेल बोल दिया था मैंने, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक पूछता तो उस कंडीशन में आपको ओम लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ कूलाम दिया, ये आवेश का मात्रक होता है, फिर ओम प्रतिरोध आर रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक ओम ही होगा। ठीक है, फिर अपना कैपेसिटर, और जो इंडक्टेंस होता है ना यल, उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थिर विद्युत ऊर्जा निम्न में से किस उपकरण में संग्रहित होती है। तो जो स्थिर विद्युत होता है ना वो काय में होती है साथियों, कैपेसिटर में होती है। क्योंकि आप सबको पता होगा जब आप फेज न्यूट्रल से उसको लगाते हैं कुछ सेकंड के लिए तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तथा उसको शॉर्ट करने पे वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, फेराड होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, सभी प्रकार के एसी मापक यंत्र कौन सा मान दर्शाते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो अपना प्रभावी मान क्या होता है, RMS वैल्यू रूट मैन स्क्वायर होता है, जिसका मान कितना होता है 0.7707 होता है ना। ठीक है, तो ये पता होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रभावी मान को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या बोलना चाह रहा है देखिए, जब मतलब दो प्रतिरोध R1 और R2 के प्रतिरोध का अनुपात कितना दिया है, 4:1 हो तो उनमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा ही है, क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट मतलब कि उल्टा हो जाता है, मतलब कि एक अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट देखिए, और इसमें क्या बोलना चाहूँगा मैं कि देखिए क्या बोलना चाह रहा है, R1 और R2 के प्रतिरोध का अनुपात कितना है, प्रतिरोधों का अनुपात कितना है, 4 है और 1 है। ठीक है, तो धारा बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा, देखिए अब 4 ओम का प्रतिरोध है साथियों, तो इसमें जो धारा होगी स्वाभाविक से बात है कम बहेगी ना। ठीक है, तथा 1 ओम का प्रतिरोध है तो उसमें धारा क्या होगी, अधिक बहेगी। तो उसकी भी हिसाब से देखिए, और आपको इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर प्राप्त वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति होती है। अब भैया हमारा जो मेन रोल अदा करता है इलेक्ट्रिकल में जो अपना ITI में क्या होता है भैया, ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक मशीन पार्ट है अपना, है ना, मशीन है ना।
तो देखिए बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर वाली बात तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जो अपना ट्रांसफार्मर भैया है ना, ये क्या होता है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कि स्थिर डिवाइस है। ठीक, स्थिर मतलब कि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, तथा यह क्या करता है दोस्तों, यह मतलब जो फ्रिक्वेंसी तथा पावर को बिना परिवर्तित किए वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि वोल्टेज की आवृत्ति को मूल आवृत्ति की होती है, मतलब जो दी गई आवृत्ति है, और जो सेकेंडरी की आवृत्ति वो क्या होगी, तो कुछ नहीं भैया, वो बराबर ही होगी, क्योंकि ये आवृत्ति को नहीं बदलता, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है अपना, देखिए लेगिंग पावर फैक्टर होता है, लेगिंग पूछा है तो लेगिंग काय में होगा दोस्तों, वो करंट को पीछे कर देता है। जो लेगिंग पावर फैक्टर होता है ना, उसका अर्थ है मतलब कि करंट पीछे, और लीडिंग बोलता तो उसका मतलब ही करंट आगे है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्मेचर डायवर्टर विधि में प्रतिरोध लगाया जाता है। अब ये आर्मेचर डायवर्टर विधि आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ये आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों आज के भी जो अपने 25 क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरे के पूरे क्लियर करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस टाइप की डेली इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, 15 से 20 मिनट का ज़्यादा नहीं रहता, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर करें तथा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है डीएम अपना का कि DRDO की होने वाली है, MPTO की होने वाली है, UPPC TGTU की होने वाली है। तो दोस्तों उन सब के लिए ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आप सबका।